आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए, दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल, संजय सिंह के साथ उठना बैठना था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने केजरीवाल के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बचाव किया। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के उमर खालिद और शर्जील का भी बचाव किया। तो ये वही लोग हैं जो दंगाई बचाते हैं, ये अफजल और याकूब जैसे आतंकी बचाते हैं, और हिंदुओं से जो नफरत करते हैं, इसलिए हिंदू विरोधी नरसंहार को भी जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे। ये केवल एक ताहिर हुसैन की नहीं, बल्कि इनके पूरे इकोसिस्टम की कन्विक्शन है। सत्यमेव जयते, द कन्विक्शन ऑफ ताहिर हुसैन प्रूव्स दैट in 2020 in Delhi, what we saw was not a riot, but a targeted, very planned attack on Hindus. It was not spontaneous, it was sponsored. It was not organic, it was organized, and it was given patronage by the Aam Aadmi Party, Congress Party and their ecosystems. Because when Tahir Hussain was a councillor of Aam Aadmi Party, close to Arvind Kejriwal, when he was taken into custody, Sanjay Singh and Amanatullah Khan organized a press conference to defend him. And we have seen the manner in which the entire ecosystem has defended even Umar Khalid and Sharjeel Imam. They always put vote bank niti above Rashtra niti, and it shows their Hindu hatred. Today the entire caucus of Aam Aadmi Party and Congress, which was defending Tahir, stands convicted. सर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक सार्कास्टिक पोस्ट साझा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। ये पोस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस में जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले आई थी। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को पूरा अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेट के विषय में बोले। उसके प्रति भारत सरकार का क्या स्टैंड है वो भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में स्पष्ट है। बस स्टेटहुड का बहाना पकड़ते पकड़ते कभी सेपरेटिस्ट के हाथ पकड़ लेना, उनको न्योता देना मीरवाइज जैसे लोगों को, या कभी जम्मू कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की एक खोज करना जैसे नेहरू ने किया था, जैसे इंटरनेशनलाइज करने से उनको ज्यादा सहूलियत मिलती है। तो ये दिखता है कि भारत के जम्मू कश्मीर को अंदरूनी मामला नहीं मानते उमर अब्दुल्ला, वो ऐसा मामला मानते जिसका अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है। एक सेकेंड। Umar Abdullah ji is well within his rights to speak on the statehood of Jammu Kashmir. In fact, Government of India has already expressed its stand before the Supreme Court and Parliament. But having said that, sometimes in the name of statehood, you hold the hands of separatists. You invite Mirwais Umar Farooq, and then sometimes you want to internationalize the Jammu Kashmir issue. A mistake that Nehru had made, you want to repeat that mistake. So it shows that perhaps your intentions are not on board, and it seems that it is not the statehood issue, but an attempt to create a situation of the early 90s back in Jammu Kashmir that is being attempted at. सर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इमरजेंसी कॉल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान गायक और अभिनेता किशोर कुमार ने सरकार का विरोध किया था, जिसके बाद उनके गानों पर रेडियो और दूरदर्शन में रोक लगा दी गई और उनकी फिल्मों पर भी असर पड़ा था। बाद में 14 जुलाई को उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाई गई और उनके ऊपर लगी पाबंदियां हटा दी गई। आज जब कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान के बड़े बड़े लेक्चर देती है, तो इतिहास में उनके क्या काले कृत्य रहे हैं उसका खुलासा दिन प्रतिदिन होता जाता है। जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई, हर संवैधानिक संस्था को कुचला गया, कमिटेड जुडिशरी बनाना, पार्लियामेंट को एक प्रकार से पंगु बनाकर सभी पार्लियामेंटेरियंस को जेल में डाल देना,
उसी समय पर संविधान में एक मिनी संविधान संशोधन लाना, जुडिशियल रिव्यू के साथ छेड़खानी करना, मीडिया को भी पकड़ के जेल में डाल देना, सेंसरशिप लाना। पर इसके अलावा किशोर कुमार और बाकी क्रिएटिव आर्टिस्ट जिन्होंने उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार का, संजय गांधी का इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया, उनको भी किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि किशोर कुमार की आवाज ही बंद कर दी गई। और ये लोग अपने आप को फ्री स्पीच का मसीहा बोलते हैं, संविधान का मसीहा बोलते हैं, और आज भी वो प्रवृत्ति गई नहीं है। आज भी यदि कोई आर्टिस्ट, कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछ ले तो ये 14 पत्रकारों को बॉयकॉट करते हैं। ये पत्रकार और आर्टिस्ट या कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, वहां पे फर्जी केस डालते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। तो इमरजेंसी की मानसिकता चाहे किशोर कुमार के साथ हो या कंटेंट क्रिएटर के साथ हो, वो आज भी जस की तस है। The Congress party preaches from the pulpit about constitution, about free speech, democracy, but every day a new chapter of its black, dark history of how it overrode the constitution comes out in the public domain. We all know that during the emergency how the constitutional bodies were trampled, whether it's courts, Supreme Court, whether it's media, whether it's parliament. Parliamentarians were jailed, and the manner in which mini constitution was introduced in order to remove judicial review. And not only was this done, they even took badla against those artists who did not support the emergency, like Kishore Kumar. He was completely taken off the radio, he was completely sidelined, and he was subjected to huge amount of harassment and torture. And this shows that this was the Congress's idea of free speech. And nothing has changed even today. Even under Rahul Gandhi, their chief ministers, their MPs and others, they target content creators, YouTubers, or even the journalists who are asking questions of their government. Take a look at Telangana, take a look at Karnataka. Chief ministers are arresting people left, right and center. So even if the time has changed, the mindset of Congress remains the same.